हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th के सारे क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले का यूज होना है उससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि वो फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है और किस तरह के फॉर्मूले कहां और किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएं। यहां पर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है फिर उसको नए तरीके से डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा फिगर बनेगा वो हम लोग फिगर बनाएंगे और कौन से फॉर्मूले का यूज होगा वो फॉर्मूला यूज करेंगे और मान रखेंगे, आंसर आएगा, जो कि हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में ऑलरेडी देख लिया है। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पीछे कि कोई भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये जो लैंग्वेज में स्टेटमेंट दिया होता है, इस स्टेटमेंट को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक फिगर में इसको दिखा सकें। कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग फिगर ड्रॉ करके बनाएंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का सिर्फ फिगर बना के छोड़ देते हो ना, तब भी आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, इस एक्सरसाइज के लिए फिगर इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन के लिए फिगर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी फिगर कैसा बनेगा देखेंगे। बोल रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कोई पदार्थ है, कोई ठोस आकृति है, वो अर्धगोले पर खड़ा हुआ है एक शंकु के रूप में। तो पहले यहाँ पे एक अर्धगोला बना दीजिए और फिर उसके ऊपर जो है एक शंकु बना दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा फिगर ऐसा ही बन जाएगा। ये देखिए मैंने अर्धगोला बनाया और उसके ऊपर जो है एक शंकु को मैं दिखा रहा हूं। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है फिगर बनेगा। मैंने इसको ऊपर बड़ा नहीं किया है क्योंकि आगे देखेंगे इसका जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो मेजरमेंट दिया हुआ है, जिसको हम लोग लिखते हैं दिया है करके, जो कि पीछे हर क्वेश्चन में मैंने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जब क्वेश्चन में दिया होता है तो उसको लिख देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आप लिख करके सारे इंफॉर्मेशन को दिखा देते हैं ना तो आपके आंसर बहुत अच्छे माने जाते हैं। और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम देना है तो आपको ये फॉलो करना होगा, सारे लैंग्वेज को लिखना होगा, ताकि आपके जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं उसका दिल खुश हो जाए और आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स दे सकें। एज ए टीचर मैं ये बताता हूं कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट किसी भी वैल्यू को, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया होता है, उसको बस शॉर्टकट में लिख करके और उसका सॉल्यूशन दे देता है तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये बच्चा कहीं से चीटिंग कर लिया होगा या इन्होंने मैथमेटिक्स को रटा हुआ है। लेकिन जो बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे लैंग्वेज को मेंशन करता है और फिर उसके बाद उसका आंसर निकलता है तो हम लोग ये समझते हैं कि उस बच्चे ने इस क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट को समझ रखा है। तो इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उसमें जितना लैंग्वेज मेंशन है वो सारे यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि मैथमेटिक्स की खूबसूरती बढ़ जाए। तो इसलिए हम लोग यहां पे दिया है करके इसमें जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे। बोल रहा अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है यह आकृति, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब इस आकृति में जो है त्रिज्याएं जो है 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो भी वृत्ताकार फॉर्म होता है उसकी त्रिज्या होती है। तो ये पोर्शन जो है इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ये वाला लाइन यहां से यहां तक। और ये त्रिज्या जो है इस अर्धगोले का भी होगा और इस शंकु का भी होगा, ये त्रिज्या जो कि हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को कि अर्धगोले की त्रिज्या हम लोग लिखते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या लिखिए या आर बराबर लिख दीजिए, ये आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें जो फिगर बन रहा है वो है शंकु ऊपर में, तो हम लोग शंकु का भी इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। शंकु की आर बराबर कितनी होगी, तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा कि ये दोनों का आर है, इसलिए शंकु का भी जो है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु का भी आर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद शंकु में ऊंचाई की बात हुई है, शंकु की ऊंचाई देखेंगे ये कितना है।
शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। भले आपको देखने में लग रहा हो या न लग रहा हो, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसलिए मैंने छोटा फिगर बनाया है। अगर मैं और बड़ा बना देता शंकु तो आपको ये और बड़ा लगने लगता और ये त्रिज्या का मान छोटा लगने लगता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये त्रिज्या का मान और ये h का मान बराबर है, तो हम लोग शंकु के लिए h बराबर भी 1 सेंटीमीटर ही रखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बस इतना ही दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब इस आकृति का ये जो बना हुआ है, जो कि अर्धगोले और शंकु से मिलकर बना हुआ है, इस आकृति का हम लोगों को आयतन ज्ञात करना है और इस आयतन को पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब कि इसमें जो फॉर्मूले में पाई आएगा तो हम लोग पाई का मान 22/7 या 3.14 नहीं रखेंगे, बल्कि पाई के रूप में ही आंसर आएगा। बस यहाँ पे वही कंसेप्ट होता है पाई के पदों में आंसर निकालने का। तो अब हम लोग इस आकृति का आयतन कैसे निकालें। लैंग्वेज में इस आकृति के लिए यूज हुआ है ठोस, तो हम लोग भी बस इतना ही लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ये ठोस जो है कैसा है नहीं पता, लेकिन ये किन किन फिगर से मिलकर बना हुआ है ये हमको पता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आयतन के केस में जो आकृति, कोई बड़ा आकृति अगर 2 छोटे छोटे आकृति से मिलकर बना हुआ है, 3 छोटे छोटे आकृति से मिलकर बना हुआ है, जिसका आप फॉर्मूला जानते हैं, तो उन सभी के आयतन को जोड़ दिया जाता है, तो हमको बड़े वाले आकृति का मान पता चल जाता है, आयतन का मान पता चलता है। आयतन के केस में हम लोग जो है इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग फिगर होते हैं जिसका फॉर्मूला बताया गया है इस चैप्टर में, वो सारे को जोड़ देते हैं उसके आयतन को। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आप देख सकते हो कि ये अर्धगोला है और ये शंकु है, तो हम लोग अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन कर देंगे। अर्धगोले का आयतन यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आप चाहते हैं अगर तो सीधे फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिख देता हूं कि ये जो ठोस आकृति है, पूरी आकृति, इसका अगर आयतन निकालना होगा तो आयतन का कंसेप्ट तो आप लोग जानते होंगे कि इसका ये जो पोर्शन है, ये अर्धगोलाकार जो डिजाइन है, इसमें जगह कितना है, स्पेस कितना है इस बर्तन में। अगर ये खाली है अंदर से तो इसमें स्पेस कितना है, और यह अगर ठोस है तो ये जगह कितना ले रहा है। जगह की जब बात होती है तो इसको हम लोग आयतन कहते हैं। ये हमने लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है ये सारे कंसेप्ट, इसलिए मैंने बोला था वो वीडियो देख लीजिए। आयतन का मतलब होता है कि कोई भी आकृति के अंदर कितना जगह है, अगर वो खाली है, और अगर वो ठोस है तो कहीं पे रखने पर वो जगह कितना ले रहा है, स्पेस कितना ले रहा है, ये मेजरमेंट हमको किसी भी फिगर का आयतन बताता है। जैसे ये मार्कर है, अगर हमारा ये मार्कर बेलनाकार है और इसका आयतन अगर हम जानने की बात करेंगे तो इसका मतलब कि ये मार्कर कहीं पे भी रखाएगा तो ये कितना जगह को कैप्चर करेगा, ये पूरा इसका जितना मोटाई होगा उस हिसाब से ये जगह लेगा, जितना लंबाई होगा उस हिसाब से ये जगह छेकेगा। तो किसी भी आकृति का आयतन का यही अर्थ होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में, लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था, उसके सारे कंसेप्ट को बताया था, इसलिए मैंने बोला कि आप वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसके फॉर्मूले रखते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी सारे बताए हुए हैं। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस यहाँ पे शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसमें जो हम लोग मान रखते हैं, अब फॉर्मूला यूज करने के बाद मान रखने का तरीका मैंने हर वीडियो में बताया है कि अगर आपको कुछ कॉमन पोर्शन दिख रहा है तो पहले कॉमन ले लीजिए और उसके बाद मान रखिए, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। तो कॉमन लेने में देखिए, ऊपर में 2 है, इसमें 2 नहीं है, नीचे 3 है, नीचे 3 है, तो यहाँ पे 1 1 कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन ले लेंगे, और नीचे में 3 3 कॉमन है, 3 ले लीजिए। फिर यहाँ पे पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे r स्क्वायर है,
तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, ऊपर में 2 बचा हुआ है, नीचे का 3 तो बाहर आ चुका है, पाई भी बाहर आ चुका है और आर क्यूब के बदले आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे एक आर बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 1/3 बाहर आ चुका है, पाई बाहर आ चुका है, आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, सिर्फ एच बच जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे और उसके बाद आपका बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आसानी से आप इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं, आंसर खुद से ला सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपका बेसिक मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्लास 10th वाले बच्चे को बोर्ड मास के सारे कैलकुलेशन, मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट भी आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीजें एक साथ आ जाती है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं इतना आना चाहिए। अगर आपका बेसिक मैथ बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपको सीख लेने की ज़रूरत है, वरना आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मैथमेटिक्स को समझने में। और मेंसुरेशन में खास करके जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और अलग अलग पैटर्न बनता है, हर बार हमको अलग अलग तरह से क्वेश्चन का आंसर लाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मैथ बहुत वीक है, अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन वीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को 5 बार 6 बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जिसके बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होते हैं तो उन लोगों को इतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बस ये ऊपर का कंसेप्ट समझना होता है। बस ध्यान रखेंगे सारे बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। जिस बच्चे का बेसिक मैथ अच्छा है उसको नीचे का प्रैक्टिस करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिस बच्चे का बेसिक मैथ कमज़ोर है उसको ऊपर से नीचे तक बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी उसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग मान रखते हैं और उसके बाद इसका कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 1/3 है, इनटू पाई की जगह हम लोग 22/7 तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा कि इसका जो आयतन आएगा वो पाई के पदों में ही आएगा, तो इसलिए हम लोग पाई का मान नहीं रख रहे हैं। और यहाँ पे इनटू आर का मान जो है, दोनों की त्रिज्या आर का मान 1 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए हम लोग 1/1 रखेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 आर की जगह 1 रखाएगा, फिर प्लस एच का मान जो है हमको 1 ही दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 1 रख देते हैं। और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 1/3 इंटू पाई की जगह पाई ही रहेगा और 1/1 तो 1 ही रह जाएगा। और उसके बाद इस ब्रैकेट के बदले हम लोग गुना दे देंगे और यहाँ पे जो है 2/1 तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन, और नीचे वाले 3 से ये 3 कट जाएगा। फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो पाई आ जाता है। और इसका यूनिट जो होगा वो सारे मान जो आपको दिए हुए हैं सेंटीमीटर 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 में, तो ये आयतन होने की वजह से है इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कभी भी आप लोग किसी भी फिगर का अगर आयतन ज्ञात करेंगे तो जो यूनिट उसके दिए रहेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, जो भी दिया रहेगा तो उस पे यूनिट पे पावर क्यूब हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। क्षेत्रफल के कंसेप्ट में मैंने बताया था कि वो स्क्वायर आ जाता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन के कंसेप्ट में ये मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, मान भी यहाँ पे आराम आराम से रख करके मैंने बताया है, स्टेप वाइज इसको कैंसिल करके बताया है। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा वीक भी है ना, तो यहाँ पे मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके भी कंसेप्ट 100% क्लियर होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, हम लोग इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक ही बार पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कैसे फिगर बनेंगे। ओके, सो ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन कह रहा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। अभी तक कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज नहीं है, मॉडल बनाया गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, मतलब मॉडल में बेलन है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। मॉडल बनाया गया है किसी इंजीनियरिंग के विद्यार्थी द्वारा और वो मॉडल ऐसा है कि उसमें बेलन है और दोनों सिरे पर शंकु जुड़ा हुआ है। हम बना के यहाँ पे दिखाते हैं। एक बेलन यहाँ पे बनेगा, बेलनाकार डिजाइन क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं, ऐसे फिगर को हम लोग बेलन कहते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म। और इसके दोनों सिरे पर बताया जा रहा, यहाँ लिखा हुआ है, दोनों सिरों पर
दो शंकु जुड़े हुए हों, मतलब इधर की ओर भी एक शंकु होगा इस तरह का और इधर की ओर भी एक शंकु होगा। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, जिसको हम लोग d का मान कहते हैं, जिससे r निकाल लेते हैं। तो ये जो है शंकु के लिए भी वही होगा और बेलन के लिए भी वही होगा। इस शंकु का और बेलन का, इन सब का व्यास जो हमको दिया हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आगे देखेंगे, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये पूरी लंबाई दी हुई है इस मॉडल की 12 सेंटीमीटर, ऊपर से पूरा नीचे तक अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, मतलब ये दोनों शंकु का आकार बराबर है, इसका दोनों का जो ऊंचाई है ये भी 2 है और इसकी भी ऊंचाई जो है यहाँ पे ये भी 2 है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, तो ये वाला पोर्शन मतलब बेलन का जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर बचेगा। अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वो लिखने वाले हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे उस फिगर के लिए जो भी डिजाइन बना है जिसमें एक बेलन है और 2 शंकु है, ये पूरे फिगर में हवा कितना भर सकता है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, उसमें हवा कितना भरा जा सकता है उसका आयतन ज्ञात करना है। मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है उससे रिलेटेड बात करनी है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बता दिया कि कोई भी बड़ा फिगर है अगर उसके आयतन की बात करेंगे ना, तो उसके जो छोटे छोटे फिगर जिसके फॉर्मूले आप जानते हो उन सब के आयतन के फॉर्मूले को जोड़ दिया जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब इस पूरे मॉडल में हवा कितना भर सकता है ये जानना होगा, तो हम लोग निकालेंगे कि इस शंकु का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन। तो अब इसके लिए फॉर्मूले क्या क्या होते हैं ये आप लोग जानते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था वो था इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मतलब मॉडल का व्यास, और वो मॉडल का व्यास का मतलब क्या हो जाता कि आपको जो भी उसमें आकृति है जैसे बेलन है और शंकु है उन सब का व्यास जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर माना जाएगा। तो जैसे ही व्यास हमको दिखता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इससे r का मान निकालेंगे। मतलब मॉडल का r बराबर जो है वो आपका व्यास का हाफ करके निकालते हैं। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए, r का मान रखेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये मॉडल का व्यास का मतलब हो गया इस शंकु का भी व्यास, इस बेलन का भी व्यास और इस शंकु का भी व्यास, क्योंकि इसी के ऊपर बना हुआ है। इसका जो बेलन का पोर्शन है ये गोलाई उसी के ऊपर शंकु है, यहाँ भी बेलन का जो गोलाई है उसी के नीचे शंकु है। इसलिए जो पूरे मॉडल का व्यास दिया हुआ है वो तीनों पार्ट का जो है व्यास हो जाएगा और उससे आर जो निकला है वो तीनों पार्ट का आर हो जाएगा। अब चूंकि हमको इसके आयतन के फॉर्मूले पे डिस्कशन करना है तो हम लोग जानते हैं कि बेलन में आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब एच की कमी है इसमें, और इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें आर का भी पता हो गया और एच का मान दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मॉडल का व्यास तो दे दिया 3 सेंटीमीटर, इससे आर जान गए, और मॉडल की लंबाई दी हुई है, इससे हम लोग बेलन की ऊंचाई निकालने वाले हैं। मॉडल की लंबाई आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर, और इसमें शंकु की ऊंचाई दी हुई है। शंकु की यहाँ पे प्रत्येक शंकु है, मतलब दोनों शंकु की ऊंचाई आपको दी हुई है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए प्रत्येक शंकु की h बराबर आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो इसलिए अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई, अब ये देखिए ये दोनों मान अलग अलग होगा। शंकु की ऊंचाई को हमने h से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो बेलन की ऊंचाई को हम
बड़े h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप खुद से देख सकते हैं कि जब मॉडल की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो नीचे में अगर 2 निकल गया और ऊपर में 2 निकल गया तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी? 8 बचेगी। मतलब आप ये ऐसे लिख सकते हो 12 में से -2 एक ऊंचाई और -2 एक ऊंचाई, और ये आपका बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। जो जो इंफॉर्मेशन दिया होता है ना, यही खूबसूरती होती है ऐसे मैथमेटिक्स को बनाने के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है तो आप भी उसको इस तरह से बनाएं कि उसमें सारी बातें खुल करके आ जाएं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ था। एग्जामिनर आपके आंसर को देख करके ये समझ जाए कि क्वेश्चन कैसा रहा होगा। ये टेक्निक आप ऐसा अपनाएं, तब जा करके आपके कॉपी चेक करने वाले खुश होते हैं कि बच्चे ने सारे कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया है। इसलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। देखेंगे फिर से एक बार, मॉडल का व्यास दिया हुआ था, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये दिया हुआ था, तो ये बेलन का भी होगा और ये शंकु का भी होगा। तो व्यास से हमने त्रिज्या निकाल लिया, मतलब ये आर का जो मान है वो बेलन और शंकु दोनों के लिए है। फिर मॉडल की कुल लंबाई दी हुई थी 12 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दी हुई थी 2 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने बेलन की ऊंचाई h को निकाल लिया, जो कि 12 में से 2 माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा, इसका मतलब 4 माइनस हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर बच गया। अब हम लोग इसके फाइनल कैलकुलेशन की बात करेंगे। जो हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा, तो मैंने बता दिया आयतन का मतलब तीनों के आयतन को प्लस करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, इसलिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या हो जाएगा। आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, देख लीजिए फिगर, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला सोचिए कि क्या लिख सकते हैं। अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यहाँ पे मैं इसको पहले लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि ये मॉडल में जो हवा अट सकता है वो कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने बोला था कि ये तीनों फिगर के आयतन के जो फॉर्मूले हैं उन तीनों को जोड़ा जाएगा, उसके मान को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला पोर्शन तो समान है, मतलब उसकी ऊंचाई भी बराबर है, उसकी त्रिज्या भी बराबर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 गुने शंकु का आयतन, क्योंकि जब दो आकृति एक ही फिगर में बराबर है तो हम लोग 2 गुने शंकु का आयतन, 2 गुने 1 का आयतन निकाल देते हैं और प्लस कर देंगे इसमें बेलन का आयतन। अब यहाँ पे हम लोग इसके फॉर्मूले रखेंगे और उसमें मान रखेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। 2 इंटू शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस बेलन का फॉर्मूला होता है सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, जो है इसमें हमने बड़ा एच लिखा था। यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई जो है मैंने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसकी आयतन के फॉर्मूले में जो एच आया है उसको स्मॉल एच लिखा हूं, और बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल एच से डिनोट किया था, इसलिए इसमें बड़ा वाला एच दिया हूं। अब इसका कैलकुलेशन करना है, मान रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो कॉमन पोर्शन है दोनों पार्ट में उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। देखेंगे इसमें नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, पाई कॉमन हो जाएगा, उसके बाद आर जो है वो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आर जो है दोनों का सेम था, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 1 मतलब 2/3, और उसके बाद ये दोनों पाई आर स्क्वायर बाहर आ चुका है तो इसलिए सिर्फ एच बचा यहाँ, और फिर प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर जा चुका है तो सिर्फ बड़ा वाला एच बचेगा। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे इससे जो भी हमको दिए हुए हैं, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा। नीचे में स्पेस कम बच रहा है इसलिए मैं वही आंसर यहाँ पे निकाल के आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो रिजल्ट है हमको यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप लोग नीचे कॉपी में इस तरह से लिखेंगे। तो हम देखेंगे पाई का मान हम लोग 22/7 रखते हैं, और उसके बाद आर का जो मान है वो दोनों के लिए बराबर था 3/2, तो इसलिए यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है आर। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में 2/3 हमको दिया हुआ है और इंटू करके
h का मान रखेंगे, जो स्मॉल h है हमारा शंकु का ऊंचाई, तो यहाँ पे 2 रखाएगा और फिर प्लस में हम लोग बड़े h का मान रखेंगे जो कि बेलन का ऊंचाई था 8 सेंटीमीटर, प्लस में 8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट बंद। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे सही से, ध्यान से। कोई किसी से कट रहा है तो उसको काट दीजिए, पहले 2 से 11 बार में कट गया। अब ये 7 से कोई नहीं कटेगा, 2 से भी कोई नहीं कटेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले को हम नहीं काट सकते हैं, बाहर वाले से। ये गुना हो जाएगा 11 3 तियानो 11 नमा 99, और उसके बाद नीचे में 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर ये कैलकुलेशन देखिए, ब्रैकेट के अंदर हमारा बन जाएगा 2 दूना 4 और बट्टे में 3 + 8। इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट में है, इन दोनों को जोड़ना होगा, तो हम आसानी से इसको नहीं जोड़ पाएंगे। यहाँ पे हमको बट्टे पर का जोड़ बनाना होगा। ये हो जाएगा हमारा 99/14, ब्रैकेट है, एलसीएम लीजिए बट्टे पर का जोड़ बनाने के लिए। 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 तिया 3, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 3 8 24 हो जाता है, तो 24 लिख दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा 99/14, और ये दोनों जुड़ने वाला है इसलिए गुना में जो भी बचेगा तो ये 28 हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, और 3 से ये कट जाएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। ध्यान से यहाँ पे 33 बचा और गुने में 2 बचा, यहाँ नीचे में कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 33 दूना 66, और इसका यूनिट जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपको मान सब जो भी दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सारा कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आयतन के लिए कुछ भी हमको बोला जाता है तो हम लोग किस तरह से फॉर्मूले यूज करते हैं और उसके मान को रखते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। इस क्वेश्चन के लिए आपके बुक में फिगर भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने फिगर नहीं बनाया है क्योंकि हम लोग अपने तरह से उस फिगर को बनाएंगे और उसमें जो भी मेजरमेंट दिए हुए हैं उसको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, इसमें हमारा बेसिक कैलकुलेशन बहुत काम आएगा। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है इसको समझ लें पहले, और उसके बाद हम इसका अगर फिगर बनाते हैं तो वो फिगर कैसा बनेगा उस पर भी देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। हमको जो निकालना है वो ये है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। गुलाब जामुन का मतलब जो मिठाई होता है, लंबा वाला मिठाई होता है, ब्लैक कलर का गुलाब जामुन देखे होंगे आप लोग, खाया भी होगा, तो वो मिठाई की बात हो रही है जो गुलाब जामुन के नाम से जाना जाता है, लंबा वाला। उसकी आकृति जो बताई जा रही है, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। अगर हम लोग इसकी फिगर बनाएं तो हम लोग बना सकते हैं एक बेलन का आकार, और इसका दोनों सिरा जो है वो अर्धगोलाकार है, मतलब ये इस तरह का गुलाब जामुन आपके क्वेश्चन के अनुसार बन जाएगा। इसमें जो मेजरमेंट दिया हुआ है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब गुलाब जामुन की कुल लंबाई आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक। व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। इस गुलाब जामुन का व्यास कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो ये आपका बेलनाकार भाग और जो अर्धगोलाकार भाग अलग अलग हो जा रहा है, ये लाइन जो है आपका व्यास होगा, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हम लोग त्रिज्या फाइंड कर लेते हैं जब भी हमको व्यास दिखता है। तो ये आपका मान दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। इसका यूज करके हम लोग R का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। दिया है गुलाब जामुन की लंबाई आपको दी हुई है, वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए पहले, और उसके बाद फिर इसका व्यास दिया हुआ है वो भी लिखा जाएगा। गुलाब जामुन की लंबाई जो कि आपका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर।
व्यास जैसे ही दिखता है तो हम लोग r का मान निकालते हैं, जिसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2.8/2 कर देते हैं, हाफ करने पर r का मान निकलता है, तो ये हो जाएगा 1.4, जो कि 1.4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये r जो है 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये जो व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर वो अर्धगोलाकार भाग का है या बेलनाकार भाग का है, बस लिखा है कि वो गुलाब जामुन का व्यास है। इसका मतलब वो व्यास अर्धगोलाकार भाग के लिए भी होगा और जो बेलनाकार भाग यहाँ से यहाँ तक है उसका भी व्यास होगा। तो उससे जो त्रिज्या आया है यह त्रिज्या अर्धगोलाकार भाग का भी होगा और बेलनाकार भाग का भी यह r का मान होगा। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्या मान निकालेंगे? तो क्वेश्चन जो हमको निकालना है वो है लगभग 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, चाशनी की मात्रा निकालिए। मतलब गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी जो मिलाई जाती है, वो बोल रहा है कि गुलाब जामुन का जितना आकार होगा उसका 30%। तो आकार जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आयतन से संबंधित है, चीनी की चाशनी जो है उसकी आयतन से संबंधित है। तो हमको एक गुलाब जामुन के आयतन जितने होंगे उसका 30% चाशनी होगा। तो हम लोगों को 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है ये बतानी है। इसका मतलब हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और वो जो मान आएगा उसका 30% निकाल देंगे, तो कुल चाशनी कितनी है उसमें हमको पता चल जाएंगी। ये आयतन से संबंधित है, बार बार क्वेश्चन में ये साफ लिखा हुआ है कि आयतन जितना होगा उसका 30% चीनी की चाशनी होगी। तो हम लोगों को 45 गुलाब जामुन के लिए बताना है, तो हमको एक का निकाल के उसको अगर हम 45 से गुना कर देंगे तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। पहले हम आयतन निकाल लेंगे, फिर उस आयतन का 30% जितना मान होगा वह चीनी की चाशनी की मात्रा बताएगी, उसको 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है वो पता चल जाएगा। तो अब इस गुलाब जामुन की अगर हमको आयतन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? यह गुलाब जामुन 3 पार्ट से बना हुआ है, अर्धगोला, बेलनाकार, फिर अर्धगोला। मतलब हम तीनों के आयतन को प्लस कर देंगे तो गुलाब जामुन का आयतन हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए गुलाब जामुन का आयतन, पहले एक का निकालते हैं फिर उसको गुना कर देंगे 45 से, तो हमको 45 का पता चल जाएगा। गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा, देखेंगे मैं इसको पहले लैंग्वेज में लिख देता हूँ फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, सिंपल सा, 2 अर्धगोला बना हुआ है, दोनों सिरे हैं, तो इसलिए हम लोग 2 अर्धगोले का आयतन और उसमें प्लस कर देंगे बेलन का आयतन। जो बीच वाला पोर्शन ये है ये बेलन है, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं बेलन का आयतन। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, और प्लस बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो हमको इसमें कौन कौन सा मान पता है? पाई का मान तो हम लोग रख देंगे 22/7, r का मान हमको पता ही है 1.4, और ये दोनों के लिए बेलन और अर्धगोला के लिए। h नहीं पता है हमको, ये जो बेलनाकार भाग है इसमें जो ये ऊंचाई होगा ये हमको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, इसको पहले इसको फाइंड कर लेना चाहिए, कहीं पे यहाँ पे लिख देना चाहिए हमको कि बेलन की जो ऊंचाई है वो हमको कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेलन की ऊंचाई कितनी हो सकती है, आप खुद से सोच लो। ये कुल हमको दिया हुआ है कितना, 5, तो 5 में से हम लोग इतना जानना है तो क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे। तो ये पोर्शन क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कहलाती है, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। तो ये त्रिज्या हमको कितना आया हुआ है अर्धगोले का, 1.4 सेंटीमीटर, मतलब माइनस कर देंगे 1.4 सेंटीमीटर, ये पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो उतना ही फिर इधर से भी माइनस होगा 1.4 सेंटीमीटर, मतलब 1.4 सेंटीमीटर। तो ये माइनस करके 5 में से 1.4 2 बार माइनस करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई हमको ऊपर में पहले दिखा देनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में जो है बेलन की ऊंचाई का मान हमको रखना पड़ेगा।
अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला मान रखने से पहले जो चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों में वो हम लोग बाहर ले लेते हैं। पाई तो दोनों में दिख रहा, और आर चूंकि दोनों का सेम है, यहाँ पे 3 आर है, यहाँ पे 2 आर है, आर स्क्वायर, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर। तब यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये 2 दूना 4/3 बच जाएगा और 1 आर बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ h का मान रख देंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। हमको मान आएगा एक गुलाब जामुन का आयतन का। पाई की जगह हम लोग रख देंगे 22/7, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पॉइंट में लेने के लिए नहीं बोला है। फिर आर का मान जो है आपको 1.4 है, तो ये 2 बार लिखाएगा 1.4 इंटू 1.4, फिर ब्रैकेट है, ये हो जाएगा फिर 4/3 इंटू आर की जगह फिर से 1.4 हमको दिया हुआ है, और प्लस ये हो जाएगा 2.2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो करेंगे, देखिए ये इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 आ जाएगा। इसको हम लोग अगर गुना करते हैं 22 को इससे, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4, और ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन देखिए क्या है आ जाएगा। यहाँ पे 4/3 इसको हम लोग पॉइंट में लाते हैं, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1.3333 इस तरह से आता रहेगा, और इंटू जो है आपका 1.4 प्लस 2.2। यहाँ पे देखिए मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके उसको बता रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से बस देखते रहें। ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, तो इतना आ जाएगा। पॉइंट जो है 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट काउंट करके 6.16 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन अगर करते हैं 14 को इतना से गुना करेंगे, फिर पॉइंट देना होगा 14 तिया 42 हासिल 4, 14 तिया 42, 4 46 के 6 हासिल 4, 14 तिया 42, 46 के 6 हासिल 4, 14 इकाई 14, 4 18, ये हो गया। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक कैलकुलेशन काम कर रहा है, बस ध्यान देते रहिएगा। प्लस 2.2 हो जाएगा। इसको और कैलकुलेट करेंगे अगर हमारा, तो ये हो जाएगा 6.16, और ये दोनों ऐड होने के बाद जो भी लिखाएगा तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट ख़त्म करके लिख रहे हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा। ऐड करने के लिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे 3 0 लगा हुआ है, तो 0 को 2 से ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 को 6 से ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, और ये 2 और 8 जो है आपका 10 होके 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट के पॉइंट, और ये 2 1 3 और 1 इसमें का बचा हुआ है तो 4। ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया। बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे जोड़ घटाव कर रहा हूँ। हम लोगों को तो ये प्रैक्टिस इतनी होती है कि याद ही होता है। मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये हमारा इतना रिजल्ट आया है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइनल, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नीचे कम है, इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये हमारा आ जाएगा 25.05। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब हम लोग इसको गुना करेंगे ना, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो पॉइंट गिन करके पुट करेंगे, तो पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट होंगे, लेकिन हम लोगों को 6 डिजिट नहीं लेना है। पॉइंट के बाद जनरली हम लोग 2 डिजिट को रखते हैं रिजल्ट में, तो इसलिए ये हमारा 25.05 आ जाएगा इसको कैलकुलेट अगर करेंगे। और ये चूंकि आयतन है तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गुलाब जामुन के आयतन का मान आया है। हमको 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है वो बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन के आयतन का मान निकालेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। मैं इसको मिटा के फिर आगे लिखने वाला हूँ। हमको अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे वाला ये मान हमको देखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग मान निकालने वाले हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डिमांड है। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है एक गुलाब जामुन के आयतन का, वो आया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है, 25.05। तो इसलिए हम लोग अब लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा। ये जूनियर क्लास का कंसेप्ट है कि
हम लोगों को अगर 1 का पता हो और उसके बाद हमको 10 का 20 का निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1 के रिजल्ट को, जो 1 का रिजल्ट आया होता है उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 का निकालना है ना तो इंटू 45 कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसको और इसको गुना कीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट उसमें देना होगा 2 डिजिट के बाद। तो ये कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ। अगर देखेंगे क्या आता है, 25.05 को 45 से गुना करके 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 को 0 से तो 2 बचा, यहाँ पे 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, फिर 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, ये हो गया 25 लिखा जाएगा, फिर 5 2 7 हो जाएगा, फिर ये 2 1 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 2 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा रिजल्ट हो जाएगा किसका, 45 गुलाब जामुन के आयतन का। तो 45 गुलाब जामुन के आयतन को जानने के बाद अब हमको क्या निकालना है कि उस 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है, चीनी की मात्रा कितनी है। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा कि उसमें चीनी की जो मात्रा होती है उसके आयतन का लगभग 30% होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस मान का जो 45 गुलाब जामुन के आयतन का मान आया है, इस मान का 30% निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिखते हैं, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, पूरा लैंग्वेज लिखेंगे ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि ये कैसे आया हुआ है, ये किस चीज का मान है। चीनी की चाशनी बराबर कितनी चाशनी होगी, तो उसका आयतन जितना होगा, 45 गुलाब जामुन का जितना आयतन आया है उसका 30% मान निकालेंगे। तो किसी का भी 30% मान अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बस ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। 30%, ये 5 जो है अब इसका काम नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये इस तरह से 45 गुलाब जामुन का आयतन ये है और हमको चीनी की चाशनी निकालनी है जो कि कुल आयतन का 30% होगा। तो हम लोग ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, कितना आता है, 1127.25 का के बदले हम लोग मल्टीप्लाई देते हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन है, और 30% को हम लोग लिख देते हैं 30/100। अब इसको हल करेंगे तो देखिए पॉइंट को उड़ा देते हैं, बाद में पॉइंट में फिर से ला देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 0 दे दिया, 1 0 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 0 को अभी हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि 0 के बदले पॉइंट देना आसान होता है। तो ऊपर में हमारे पास ये नंबर है और 3 बचा हुआ है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 5 6 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 7 21, 2 बचा, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, फिर 3 एकाही 3 और 3 एकाही 3, ये हुआ। और नीचे में जो है 100 गुने 10 बचा हुआ है तो 1000 हो जाएगा। और नीचे में 3 0 के बदले 1 2 3 यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट दे देंगे। तो हमारा रिजल्ट जो है ये 338.17 भी लिख सकते हैं या 175 भी लिख सकते हैं। ये हमारा चीनी की चाशनी की मात्रा आ गई जो कि 45 गुलाब जामुन के 30% का मान होता है। ये आपके बुक में इतना मान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है यह मान जो है आपके बुक में 338 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट के बाद जो 17 आया है तो आपको ये मान अलग भी आ सकता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर अलग भी हो सकता है। अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि हमको एक बार जो है ना वो 4/3 आया था जो हमने वैल्यू पुट किया था। तो 4/3 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 1.333333, ये कभी कटने वाला नहीं होता है। तो अगर आप इसमें 1.33 रखते हो तो आप कैलकुलेशन करोगे तो पॉइंट में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग आएगा। और अगर आप 1.333 रख देते हो तब कैलकुलेशन करने पर जो है आपका रिजल्ट पॉइंट के बाद थोड़ा सा बदल सकता है। मतलब इसमें
ये श्योरिटी नहीं है 100% यही रिजल्ट आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी का अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेता है या पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेता है तो उसको पॉइंट के बाद जो है ये 17 के बदले 18 आ सकता है, 25 आ सकता है। तो ये बहुत माइनर सा चेंजिंग जो है पॉइंट के बाद आ जाता है जब हमको कैलकुलेशन में कोई ऐसा नंबर बट्टा वाला मिल जाता है कि जिसका काटना मुश्किल होता है, मतलब वो लगातार एक ही नंबर को रिपीट करने लगता है। तो अगर हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेते हैं तो अलग मान आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो अलग मान आएगा, 3 डिजिट लेते हैं तो अलग मान आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये मान जो है आपका डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि लगभग 30% होता है, ठीक है, तो और आपसे जो पूछा जा रहा है 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, लगभग शब्द जो है इस क्वेश्चन में खुद से यूज किया गया है। ये लगभग शब्द यूज करने का मतलब ही हुआ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्जैक्ट मान मैच करेगा या नहीं कोई ठीक नहीं है, बस पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है वो मैच करना चाहिए। तो 338 जो है हम इसको फाइनल आंसर कह सकते हैं, आपके बुक में भी यही दिया हुआ है। लेकिन कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद कुछ आ सकता है, किसी को 17 आ जाता है, किसी को 18 आ जाता है, किसी को 25 आ जाता है, वो हमारे मान पे डिपेंड करता है कि हम हर बार पॉइंट के बाद 2 डिजिट को लेके काम करते हैं या 1 डिजिट को लेके काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर जो है हो जाता है 45 गुलाब जामुन के आयतन में चीनी की चाशनी 30% के हिसाब से यह रिजल्ट आता है। ये सारे कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्या देखा, हम सारे क्वेश्चन को कैसे बनाते जा रहे हैं, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना रहे हैं, फॉर्मूले यूज कर रहे हैं और उसके बाद जो है हमारा सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन काम कर रहा है यहाँ पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिस बच्चे का मैथमेटिक्स में बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है ना, वो मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। लेकिन जिस बच्चे का बेसिक मैथ कमजोर होता है ना, तो उसको हर क्वेश्चन बहुत टफ लगने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। वो अलग बात है कि फिजिक्स को क्वीन ऑफ सब्जेक्ट बोला जाता है, क्योंकि फिजिक्स भी जो है वो मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है। और ये चीज़ आप ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स में जो हम लोग नीचे का कंसेप्ट है वो अगर नहीं सीखेंगे ना, तो आगे आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको बहुत मुश्किल होती हैं। आप बहुत सारे बच्चे, मैं बताता हूँ, ये हमारे समाज में एक बना हुआ है कि बहुत सारे बच्चे मैट्रिक के बाद जो है इंटरमीडिएट में साइंस रखना अपने आप में गर्व की बात समझते हैं और रखते भी हैं। अच्छी चीज़ है कि साइंस सब्जेक्ट से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे आर्ट्स और कॉमर्स का भी कम दावा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट रखते हैं। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका मैथमेटिक्स तो बहुत ख़राब होता है, मतलब उसके बेसिक बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो मैथ की डर से साइंस में बायो मेन सब्जेक्ट रख लेते हैं। अब वो बायो मेन सब्जेक्ट रखने के बाद जो है उसको फिर क्वीन ऑफ सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें मैथमेटिक्स का पूरा कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। और जिसकी वजह से वो बच्चा अगर बायो रखा है डॉक्टर बनने की सपना देख करके, तो वो डॉक्टर बनने का सपना उसका अधूरा ही रह जाता है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बेसिक कंप्लीट करना ज़रूरी है स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए ना। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मैं सीखना चाहता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स पे, आप सर वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालूं तो आप उसको देख करके फायदा उठा सकें। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देख लिया, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो है ये आया है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है। अब इसके कैलकुलेशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फिगर की बात करें तो फिगर ये हो जाएगा कि कलमदान जो है वो घनाभ के आकार का है और इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं।
ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये समझो आपका घनाभाकार जो है ये कलमदान है, मतलब ये पूरा पोर्शन जो है वो लकड़ी है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है लकड़ी है और ये घनाभाकार है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज़ होगा। अब ये कोई भी कलमदान बनता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर वो लकड़ी का बना हुआ है या शीशे का बना हुआ है तो इसमें पेन फंसाने के लिए यहाँ पे शेप बनाया जाता है, पेन फंसाने के लिए यहाँ पे कट रहता है। तो इसमें बोल रहा कि इसमें भी 4 शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया है। मतलब मैं बता देता हूँ, अभी आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, इसको कलर करके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ घनाभाकार शीट है, इसमें जो है 4 शंक्वाकार गड्ढा काट लिया गया है, मतलब ये पोर्शन जो है इसमें से गायब कर दिया गया, हटा दिया गया है। एक शंक्वाकार हुआ, फिर इसमें दूसरा शंक्वाकार गड्ढा भी इसमें से काट के हटा लिया गया है। ऐसा जो है 4 गड्ढा बनाया गया है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब इतना पोर्शन गायब है इसका। लकड़ी जो है शंक्वाकार डिजाइन में 4 शंक्वाकार डिजाइन जो है हटा लिया गया है। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा। तो हम लोगों को ये बताना है कि इस कलमदान में अब लकड़ी बचा कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी मतलब उसमें पूरा स्पेस उसका कितना था, उसने कितने जगह को घेर रखा था। तो इसने जितनी लकड़ी थी पूरे घनाभ का आयतन वो उतना जगह को घेर रखा था, लेकिन इसमें क्या किया गया, ये 4 शंक्वाकार डिजाइन जो है वो काट के हटा लिया जाता है। तो सिंपल है ना, इसमें लकड़ी का आयतन हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, क्योंकि 4 शंक्वाकार डिजाइन क्या किया गया, काट के हटा लिया गया। तो इसमें बचे लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा पूरे घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमको दिए हुए हैं वो सब हम लोग लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। इस क्वेश्चन में देखेंगे अब क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा घनाभ की विमाएं 15 गुने 10 गुने 35 है। तो अगर क्वेश्चन में ये मान इस तरह से दिया हो घनाभ के लिए तो ये लंबाई कहलाता है और ये चौड़ाई कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि घनाभ की यहाँ पे हम लोग घनाभाकार कलमदान भी शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ घनाभ भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है घनाभ की विमाएं। तो हम लोग लिख रहे हैं घनाभ की L बराबर, विमा का मतलब उसकी भुजाएं, तो L का मान उसमें 15 सेंटीमीटर माना जाएगा। उसके बाद जो है B का मान हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। उसके बाद H का मान जो है आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये घनाभ के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें से 4 शंक्वाकार गड्ढा हटा दिया गया है, तो हम लोग इसमें शंकु का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब उसकी त्रिज्या और h का मान चाहिए हमको। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि जो गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढा खोदा गया है, उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे शंकु की R बराबर 0.5 सेंटीमीटर और H बराबर जो है ये हो जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। ये H और ये H अलग अलग है, इसको हम लोग H1 कह सकते हैं, H1 कह देते हैं ताकि ये अंतर दिखे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको शंकु की त्रिज्या भी पता है, शंकु की ऊंचाई भी पता है जो कि आयतन निकालने के लिए सफिशिएंट है, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के लिए जो चाहिए वो भी हमको दिया ही हुआ है। तो अब सिंपल है ना कि हम लोग सीधे ये लिख सकते हैं कि इसमें बचे लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन। यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद बारी बारी से जो भी मान दिया हुआ है वो रखेंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे निकाला जा सकता है, ये फाइनल समझ में आ रहा होगा कि पूरे घनाभ के आयतन में 4 शंकु का आयतन माइनस करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं घनाभ का आयतन और उसमें से माइनस किया जाएगा
4 शंकु का आयतन, 4 गुने शंकु का आयतन, चूंकि चारों शंकु बराबर है इसलिए हम लोग 4 गुने शंकु का आयतन लिख सकते हैं। ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और माइनस यहाँ पे 4 गुने शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम लोग h1 कर देते हैं क्योंकि हमने इसके ऊंचाई को h1 से रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें मान रखते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो मान रखेंगे लंबाई की जगह हम लोग रखेंगे 15 गुने चौड़ाई की जगह रखेंगे 10 गुने ऊंचाई की जगह रखेंगे 3.5, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की जगह रख देंगे 22/7 गुने आर की जगह जो हमको शंकु का आर दिया हुआ है 0.5 दो बार लिखाएगा क्योंकि स्क्वायर है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच का मान जो है शंकु की ऊंचाई जो है आपको 1.4 दिया हुआ है, तो ये 1.4 हम लोग रख देंगे। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये पूरा एक टर्म है, इसमें गुना जो भी होना है वो होगा, और यहाँ से यहाँ तक में जो भी गुना होगा वो करेंगे। तो इसमें कैलकुलेशन अगर करें, इसको पॉइंट को उड़ाते हैं अगर ऊपर का तो नीचे में 10 दे देते हैं, और 10 से ये 10 आसानी से कट जाता है। काटने के लिए मैंने उड़ाया है, अगर नहीं कटने वाला होता तो सोचते कि उड़ाएं या ना उड़ाएं, काटने से आसानी से कट गया। अब ये 35 और 15 बचा, तो 15 पंचे 75 हासिल 7, अब 15 तिया 45, 7 52 हो जाता है, मतलब 525 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस इस पूरे का कैलकुलेशन कितना आएगा, इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए, तो नीचे में 10 हो जाएगा, यहाँ भी नीचे में 10 हो जाएगा, और यहाँ भी नीचे में 10 हो जाएगा। अब जो ऊपर नीचे कटने वाला है उसको काटिए। 7 से देखिए 7 दूना 14 कट गया, फिर 2 से हम काट देते हैं इसको, 2 5 10, फिर ये 5 जो है 5 को काट देगा, 5 1 कम 5, फिर जो है 5 से इसको काट सकते हैं, 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, फिर इस 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार में। फिर उसके बाद आपका क्या कैलकुलेशन बच सकता है, देखिए 4 से इसको फिर से काट सकते हैं, तो काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 बच गया। तो ऊपर में फाइनली आपके पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, 1 को तो काउंट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 11 बच रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 11 दूना 22 बचा है ऊपर में, और नीचे में क्या बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, तो 5 तिया 15 बचा है, ये आपको बचा है। तो ये बट्टे में नहीं है लेकिन ये बट्टे में है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बट्टे पर का घटाव बनाएंगे, इसके नीचे 1 देके इसका एलसीएम लेके बट्टे पर का घटाव बना दीजिए। क्या आ जाएगा इसका कैलकुलेशन, देखिए 15 आएगा इसका एलसीएम, 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 15 पंचे 75 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37 हासिल 3, 15 पंचे 75 हासिल 3, तो 78 हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 15 1 कम 15, 1 आया, 1 को 22 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 22 ही लिखा जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो इसमें से ये घट जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ये सेम टू सेम रह जाएगा 78, और नीचे में रह जाएगा 15। इसको डिवाइड करते हैं अगर तो कैलकुलेशन देखेंगे हमारा कितना आया, 15 पंचे 75, 3 बचा, ये 35 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, फिर 5 बचा 53 हो जाएगा, तो 15 तिया 45, फिर यहाँ पे 8 बचा हुआ है, पॉइंट दे देंगे तो 8 पे 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 80, तो 15 पंचे 75, फिर 5 बचा 15 तिया 45, तो लगभग ये रिजल्ट जो है हमारा 523.53 हो जाता है। और इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर में था, और ये हम लोग आयतन पे चर्चा कर रहे हैं, ये आयतन मान आया है तो इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे।